हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, जय हिंद। मैं विपिन सर और जीविका केमिस्ट्री क्लासेस में आप एक बार फिर से स्वागत है। हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री अनसॉल्व्ड पेपर का सॉल्यूशन क्लास 12th। 6 सेट आपके 2019 के 6 सेट आ चुके हैं। आज आपको 7वां सेट पढ़ाया जाएगा, यानी अंतिम सेट, ठीक है। और इसी बीच जो 2020 के मैंने 6 सेट आपको पढ़ाए थे, उनमें से मैं आपको क्वेश्चन देने वाला हूँ। 6 सेट से क्वेश्चन देने वाला हूँ एक प्री बोर्ड एग्जाम की तरह पर, ठीक है ना। प्री बोर्ड एग्जाम के तरीके पर देने वाला हूँ, जिसे आप लोग यानी जो लोग मुझे पसंद करते हैं, जो लोग मेरे वीडियोस को देखते हैं, मैं उनके लिए संदेश भेजना चाहता हूँ, ताकि आपके अंदर आलस्य ना आए और आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर होते रहें। इसलिए मैं आप लोगों के लिए, चूँकि आप लोग बहुत दूर दूर से हैं और सबके पास जाना या चेक कर पाना संभव नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से कोई क्वेश्चन पेपर डालूँगा। उस क्वेश्चन पेपर को देख करके आपको स्वयं को यानी कि सेल्फ में सॉल्व करना है। उस क्वेश्चन पेपर को सेल्फ ईमानदारी दिखानी है, विदाउट नकल के। वो भी समय 3 घंटे ही होना चाहिए। 3 घंटे में आपको एक पेपर को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के पश्चात उसको खुद का आकलन करना है। अपनी कॉपी से ही आकलन कीजिए, या आपके संपर्क में कोई आपके गार्जियंस हो, उनके द्वारा आकलन करवाइए। उसके बाद में कमेंट बॉक्स में आप मुझे मार्क्स बताइए कि मेरे इतने मार्क्स आउट ऑफ 70 आए हुए हैं, ठीक है ना। तो आज का ये सेट कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद मैं आपको एक 2020 का पेपर डालूंगा और एक 2019 का पेपर डालूंगा। ओके, थैंक यू। आइए स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। तो सेट 7 नंबर का पहला क्वेश्चन है फर्स्ट। धातु कर्म प्रक्रमों में अम्लीय अशुद्धि दूर करने के लिए कौन सा गालक प्रयुक्त होता है? धातु कर्म प्रक्रमों में अम्लीय अशुद्धि को दूर करने के लिए कौन सा गालक? देखिए, गालक होते हैं 2 प्रकार के, अम्लीय और क्षारीय। अम्लीय गालक को अशुद्धि को दूर करना है तो क्षारीय गालक चाहिए, और क्षारीय अशुद्धि को दूर करना है तो अम्लीय गालक चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन जो है आपका सेकेंड ऑप्शन सही है, लाइमस्टोन। ये एक चूना होता है, भुजा चूने की बात कर रहा है, जो कि क्षारीय होता है का। अब इसके बाद खा पे चलते हैं। ए, बी और सी के मानक अपचयन विभव के मान क्रमशः इतने 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 हैं। अपचयन क्षमता का क्रम होगा। अपचयन क्षमता का क्रम होगा। अपचयन क्षमता देखिए, माइनस में मान, जिस इलेक्ट्रोड विभव का माइनस में मान जितना ज्यादा होता है, उसकी अपचयन क्षमता उतनी ही ज्यादा होती। फिर धीरे धीरे कम होते जाएंगे क्रमशः। तो इसका फोर्थ ऑप्शन सही है, बी, सी, ए। गा नंबर है पेनिसिलिन है प्रतिरोधी, ज्वरनाशी, एंटीबायोटिक, खाद्य परिरक्षक, ठीक है। तो इसका थर्ड ऑप्शन सही है, एंटीबायोटिक्स। लेकिन ये क्वेश्चन इसमें जो आंसर शीट पे दे रहे हैं वो एंटीबायोटिक्स है, बट इसे प्रतिरोधी भी होना चाहिए, ठीक है। ये कहीं पर डाउट कर रहा है। यदि कोई अभिक्रिया निम्न समीकरण का पालन करती है, तो यहाँ पर जो समीकरण दिया हुआ है वो प्रथम कोटि अभिक्रिया का है, तो ये पालन किसका करेगी? यानी कि सेकंड ऑप्शन सही है, प्रथम कोटि का। यानी प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। अंगा पे है, निम्नलिखित में कौन सा विलयन अणुसंख्य विलयन गुणधर्म नहीं है? तो पृष्ठ तनाव, इसका पहला ऑप्शन सही है। पृष्ठ तनाव जो है वो अणुसंख्य गुणधर्म नहीं होता है, ठीक है। 4 नंबर है सबसे मीठी शर्करा है। इसमें ऑप्शन है ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज। तो इनमें जो सबसे मीठी है वो है फ्रक्टोज। थर्ड ऑप्शन सही है, ये है फ्रक्टोज, ठीक है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर पहले का कंप्लीट होता है। दूसरे का क्या कह रहा है? विशिष्ट चालकता एवं मोलर चालकता में को परिभाषित कीजिए। क्वेश्चन है दूसरे का क्या कह रहा है? विशिष्ट चालकता और मोलर चालकता को परिभाषित कीजिए।
तो जो क्वेश्चन नंबर दूसरे का है ये रिपीट क्वेश्चन है, दोबारा पूछा गया है। ठीक है, ये आपका हो चुका है, चैप्टर नंबर 3 में मिलेगा। अब दूसरे का खा करवाना है। देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरे का खा कह रहा, निम्नलिखित अपक्रियाओं की सहायता से Cu, Na, Mg और Ag को घटते हुए विद्युत रासायनिक श्रेणी के क्रम में लिखिए। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर जो अपक्रिया दी गई है Cu + 2Ag + Cu + 2Ag। ठीक है, यहाँ पर Cu का ऑक्सीकरण हो रहा है और Ag का अपचयन हो रहा है। ठीक है ना। तो ज्यादा क्रियाफल कौन हुआ, यानी Cu का मानक इलेक्ट्रॉन विभव Ag से अधिक हो जाएगा। ठीक है ना। Na का ऑक्सीकरण Na+ में हो रहा है, Mg का अपचयन Mg+2 से Mg में हो रहा है। ठीक है ना। तो सोडियम की क्रियाशीलता यानी सोडियम का मानक इलेक्ट्रॉन विभव Mg से अधिक होगा। इसी तरह Mg का मानक इलेक्ट्रॉन विभव Cu से अधिक होगा। ठीक है ना, क्लियर हुई बात। तो इस आधार पर अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा क्रियाशील कौन है, देखिए Cu से ज्यादा Mg है, Mg से ज्यादा Na है, Ag से ज्यादा Cu है। इसका मतलब हुआ कि Na सबसे ज्यादा है, तो घटता क्रम जो लिखना है वो Na हो जाएगा। Na से बाद में Mg आ जाएगा और Mg के बाद Cu आ जाएगा। Cu के बाद लास्ट में आपका यदि सबसे ज्यादा कम क्रियाशील या कम मानक इलेक्ट्रॉन विभव वाला Ag है। ठीक है ना। अब इसमें दूसरे का गा कह रहा है, अगला क्वेश्चन है दूसरे का गा कह रहा है, निम्नलिखित ओजोन की अम्लीय स्टेनस क्लोराइड एवं मरकरी के साथ अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखना है आपको। ठीक है ना। तो देखिए क्या लिखते हैं, ओजोन की अम्लीय स्टेनस क्लोराइड 3SnCl2, ये हमारा स्टेनस क्लोराइड है। क्या है भैया, स्टेनस क्लोराइड है। इसकी क्रिया 6HCl + O3 ओजोन के साथ। ठीक है, बनेगा क्या 3SnCl4 प्लस 3H2 स्टेनिक क्लोराइड। ये स्टेनस क्लोराइड है ये वाला, और वो स्टेनिक क्लोराइड है। ठीक है ना। दूसरी बात में कह रहा है एवं मरकरी के साथ अपक्रिया का समीकरण देना है। ठीक है ना। तो 2Hg + O3 मरकरी के साथ होने वाली अपक्रिया देनी है। तो बन जाएगा क्या, Hg2O + O2 मर्क्यूरस ऑक्साइड है ये। ठीक है ना। क्या नाम है, मर्क्यूरस ऑक्साइड। ठीक, दूसरे का घा नंबर है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का घा जो है ज्वलनाशक है, चैप्टर नंबर 16 से, जो कि आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, इसलिए इसको करने की आवश्यकता नहीं है। इस तरह दूसरा कंप्लीट। अब हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर थर्ड का क्या कह रहा है, 3 ग्राम यूरिया को 100 ग्राम जल में घोलने पर जल के क्वथनांक में उन्नयन की गणना कीजिए। जल के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक का मान 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल है। तो आइए देखिए, 3 ग्राम यूरिया यानी स्मॉल w = 3 ग्राम को 100 ग्राम जल यानी कैपिटल W = 100 ग्राम, स्मॉल m यूरिया का अणुभार होता है 60 और Kb बराबर दिया गया है 0.52 केल्विन किलोग्राम प्रति मोल। क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीवी का मान आपसे पूछा जाता है। हमारा फॉर्मूला होता है m = 1000 इंटू Kb इंटू स्मॉल w अपॉन डेल्टा टीवी इंटू कैपिटल W। डेल्टा टीवी बराबर क्या हो जाएगा, 1000 इंटू Kb इंटू स्मॉल w अपॉन m इंटू कैपिटल W। तो 1000 गुणे Kb का मान है 0.52, स्मॉल w है आपका 3 ग्राम, स्मॉल m आया है आपका 60 और ये है 100 ग्राम। ठीक है।
तो देखिएगा क्या होगा कि इसको 3 से काटेंगे तो ये 20 हो जाएगा, और ये दो 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, नीचे बचा क्या 0.52/2 इक्वल टू 0.26 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड का खा थ्योरेटिकल है, पहले पूछ रहा है हार्डी-सूल्जे नियम। हार्डी-सूल्जे नियम की डेफिनेशन पूछ रहा है, तो ये बहुत सिंपल सी बात है, इसको हम चलिए मैं लिख दे रहा हूं। किसी आयन की स्कंदन क्षमता उसके आवेश पर निर्भर करती है। किसी आयन की स्कंदन क्षमता उसके आवेश पर निर्भर करती है, बस इतना छोटा सा नियम है। अर्थात जिस आयन पर जितना ज्यादा आवेश होगा उसकी क्रियाशीलता, उसकी स्कंदन क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। इसी में जोड़ रहा है निम्नलिखित विलयनों की स्कंदन क्षमता का क्रम लिखिए। तो अगर हम यहाँ पर देख लें और लिख दें स्कंदन क्षमता का घटता क्रम, ठीक है, तो सबसे ज्यादा स्कंदन क्षमता 1 mth NO3 का होल 4 की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें 4 थोरियम के 4 प्लस आयन बनेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आ जाएगा 1 MAlCl3 क्योंकि इसमें 3 आयन बनेंगे। उसके बाद आ जाएगा 1 MCaCl2 फिर आ जाएगा 1 KCl दिया गया है, NaCl नहीं है, KCl। ये आपकी स्कंदन क्षमता का घटता क्रम हो जाएगा, और इस तरीके से आपके 2 नंबर पक्के हो जाएंगे, ठीक है। अब इसी के आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो थर्ड का घा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का उत्प्रेरण के बारे में पूछ रहा है। आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है ये टॉपिक, इसको लर्न करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तीसरे का घा है वो न्यूमेरिकल है, वो मैं अभी करवाने जा रहा हूं आपको। तीसरे का घा यानी क्वेश्चन नंबर थर्ड का घा है, एक तरफ लिखेंगे एथिल अल्कोहल के लिए, और दूसरी तरफ हो जाएगा जल, ठीक है। तो देखिएगा क्या होगा कि जल में एथिल अल्कोहल का 1 विलयन भारानुसार 46% है। विलयन में एथिल अल्कोहल तथा जल की मोल प्रभाज की गणना कीजिए, ठीक है। तो उसने कहा भारानुसार 46% है, मतलब स्मॉल w का मान 46 ग्राम हो गया, और स्मॉल m एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH का अणुभार ये भी 46 होता है। तो लिख देंगे C2H5OH के मोल को हम स्मॉल m से लिखते हैं बराबर स्मॉल w बटे स्मॉल m, यानी 46 बटे 46 बराबर कितना आ जाएगा 1 मोल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर लिखें जल के लिए भारानुसार उसने कहा है, तो कैपिटल W मतलब 100 में से 46% को घटा देंगे तो 54 ग्राम आ जाएगा, और कैपिटल M जल का अणुभार 18 होता है। अब लिख देंगे जल के मोल, इसको कैपिटल N से लिखते हैं, कैपिटल W बटे कैपिटल M यानी कि 54 बटे 18 बराबर कितने आ जाएंगे 3 मोल। अब लिख देंगे कुल मोल बराबर स्मॉल n प्लस कैपिटल N, स्मॉल n की वैल्यू 1 प्लस कैपिटल N की 3 इक्वल टू 4। अब यहाँ से लिखेंगे C2H5OH का मोल प्रभाज, ठीक है ना, बराबर क्या है, चूंकि ये विलेय है, विलेय का मोल प्रभाज स्मॉल n प्लस बटे अपॉन स्मॉल n,
1/4 डिवाइड करेंगे पॉइंट के 25 आ जाएगा। ठीक है, अब लगा देंगे हम जल का मोल प्रभाज। ठीक है, जल का मोल प्रभाज विलायक है तो स्मॉल n बटे वो कैपिटल N बटे कैपिटल N का मान 3 है और ये 4 है, भाग देंगे तो पॉइंट के 75 आ जाएगा। ये दोनों का मोल प्रभाज हो जाएगा। ठीक है, तो आपका क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 के काम वगैरह पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण और 4 के खा, ये आपका आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है। 4 का खा जो है वो एल्यूमिनियम के 2 प्रमुख अयस्कों के नाम और सूत्र, ये चैप्टर नंबर 6 का क्वेश्चन है, ये भी हट चुका है। और 4 का जो घा है प्राकृतिक एवं संश्लेषित बहुलक क्या है उदाहरण दीजिए, ये भी आपका चैप्टर नंबर 15 से है। लेकिन ये तीनों क्वेश्चन आपके तीनों पार्ट आउट ऑफ सिलेबस हो चुके हैं। केवल आपका चौथे का गास जो है वो आपके सिलेबस के अंतर्गत है, तो इसको मैं चौथे की गा को आपके लिए सॉल्व करके दिखाता हूँ। कह रहा है NaCl के एकक सेल का आयतन, NaCl के एकक सेल का आयतन दे रहा है। आयतन को हम क्या लिखते हैं, A³ बराबर 2.01 × 10⁻21 सेंटीमीटर क्यूब। ये इतनी वैल्यू दी गई है ना। NaCl के घनत्व की गणना कीजिए, घनत्व को निकालना है, यानी कि D बराबर क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है। अब चूंकि देखिए NaCl जो है वो FCC जालक का उदाहरण है। किसका है, FCC जालक का उदाहरण है। सेल में परमाणुओं की संख्या आपको पता है FCC में कितने परमाणु होते हैं, 4। ठीक है, एवोगैड्रो संख्या आपकी जेब में होनी चाहिए, पॉकेट से निकालिएगा और तुरंत रख दीजिएगा, ये आपको लर्न होनी चाहिए। ठीक है ना, ओके। और NaCl का अणुभार, NaCl का मोलर द्रव्यमान करें तो मोलर द्रव्यमान कैपिटल M बराबर 58.5 हो जाएगा। ठीक है, अब हम फॉर्मूला लगाएंगे D बराबर Z × M बटे A³ × Na। ओके, अब इधर लगाते हैं हम, तो D बराबर हो जाएगा, Z का मान 4 है, M का 58.5 है, अपॉन A³ का मान है 2.01 × 10⁻21 और Na एवोगैड्रो संख्या का मान है 6.023 × 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर गुणा कर लेंगे, 4 पंजे 20, 4 अट्ठे 32, 32 2 34 और 4 पंजे 20, 20 और 3 23। एक अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ये हो जाएगा 2.01 × 6.023 × 10⁻2 बचेंगे। ये माइनस की, ये प्लस की घात है, प्लस की ज्यादा है तो प्लस की घात 2 बच जाएगी। ठीक है ना, कितनी बच जाएगी, प्लस की घात 2 बच जाएगी। ये आ जाएगा आपका 234.0 बटे, या घात को ऊपर ले जाइएगा तो ये काय की हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी, सॉरी। ठीक है ना, और नीचे बचेगा आपका इनका मल्टीप्लाई, वो 12.10623 इनका इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब अगर हम डिवाइड करते हैं तो यह आ जाएगा 19.32 × 10⁻² बराबर आ जाएगा 0.193 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। कह रहा है 5वें का का, क्वेश्चन नंबर 5 का का देखिएगा, सिद्ध कीजिए प्रथम कोट की अपक्रिया को 3/4 भाग पूर्ण करने में लगा समय अर्ध अपक्रिया को पूर्ण करने में लगे समय का 2 गुना होता है। ठीक है ना, तो x की वैल्यू दी गई है 3/4, a की वैल्यू 1 मान लेते हैं, दी नहीं गई लेकिन मान लेते हैं 1। ठीक है, अगर परसेंटेज में दी होती तो 100 मान लेती। a माइनस एक्स करेंगे तो क्या होगा, 1 - 3/4 बराबर एलसीएम लोगे आप कितना 4, तो 4 - 3 बराबर 1/4 आ जाएगा। ठीक है, अब प्रथम कोटि की अपक्रिया का समीकरण लगाइए, 2.303/t log a बटे a माइनस एक्स, के बराबर आ जाएगा 2.303/t log
1/1/4, तो 4 कहाँ जाएगा ऊपर। 2.303/T log 4। अब एक के बराबर फॉर्मूला होता है 0.693/T हाफ। ये के की वैल्यू होती है, आप लोग जानते हैं, कई बार करवा चुके हैं। 2.303/T इंटू log 4 की वैल्यू होती है पॉइंट के 60-20। पक्षांतर कर लें T/T हाफ बराबर हो जाएगा 2.303 इंटू 0.6020 अपॉन पॉइंट के 693। दशमलव हटा लेंगे, 0 बढ़ जाएगा। और इसको अगर हम आगे बढ़ाएं तो T/T हाफ बराबर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 2.005। तो इसको अगर हम T बराबर कर दें तो T हाफ इंटू 2, 2 गुना सिद्ध करना था, ये हो गया 2 गुना प्रूव्ड हो गया। ठीक है, ये 2 गुना आपका सवाल सिद्ध हो गया। पांचवें का खा कह रहा है निम्नलिखित रासायनिक समीकरण। चलिए इसको साफ करना पड़ेगा, पहले हम बोर्ड को साफ कर देते हैं। हमारा क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण देते हुए स्पष्ट कीजिए कि क्लोरोबेंजीन से निम्नलिखित यौगिकों को कैसे बनाएंगे। है ना, क्लोरोबेंजीन से बेंजीन बनाना है, फिनॉल बनाना है, DDT बनाना है और एनिलीन बनाना है आपको। ओके, तो अगर हम बेंजीन की बात करें तो क्या करते हैं, क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला होता है C6H5Cl। इसका हम अपचयन करवा देते हैं। क्या करवाते हैं, अपचयन करवाते हैं निकिल एल्यूमिनियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में, NiAl की उपस्थिति में। ठीक है ना, क्लोरोबेंजीन का अपचयन करवा देंगे तो ये बन जाएगा C6H6+HCl, ये बेंजीन प्राप्त हो जाता है। दूसरा कह रहा है फिनॉल, तो C6H5Cl प्लस NaOH। ठीक है ना, C6H5Cl प्लस NaOH, इसको हम 300 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करेंगे और 200 एटमॉस्फेयर पर गर्म करते हैं, तो ये बन जाएगा C6H5OH प्लस NaCl, ये फिनॉल बन गया। ठीक है ना। दूसरा कह रहा है DDT, तो क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल से कराते हैं CCl3CHO प्लस क्लोरोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे ClH, थोड़ा लेटी हुई रिंग में बना दिया है, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए, H और Cl, क्लोरोबेंजीन। इतना बनाने का मतलब है ये चीज निकल जाएगी। क्या निकल रहा है, H2O निकल रहा है। जो कुछ बचा है उसको साथ में लिखना है CCl3CH Cl प्लस H2O, ये है आपका DDT, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरोएथेन। अगला है एनिलीन। ठीक है ना, क्या है भैया, एनिलीन है, तो क्लोरोबेंजीन Cl, इसकी क्रिया NH3 से करवाते हैं। किससे करवाते हैं, NH3 से, वो भी Cl2O उत्प्रेरक की उपस्थिति में गर्म करते हैं, तो ये बनता है NH2, एनिलीन बन जाता है, प्लस HCl बाहर हो जाता है। ठीक है ना, तो इस तरह से पांचवें का खा आपका कंप्लीट होता है। अब चलते हैं गा पर। आगे दिया गया है निम्नलिखित, पांचवें की गा में कह रहा है निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखने हैं। ठीक है ना, निम्नलिखित के IUPAC नाम लिखने हैं। तो देखिए इसका IUPAC नाम क्या बनेगा, सोडियम। IUPAC नाम के नियम विधि वगैरह अगर पढ़ना है, कैसे होता है, इसकी डिटेल से पढ़ना है, तो आप चैप्टर नंबर 9 में हमारे पहुंच जाइएगा यूट्यूब चैनल पर, तो आपको आराम से प्लेलिस्ट में जाकर के मिल जाएगा। सोडियम डाइसाइनो, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट, ये ठीक है, सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। इसकी बात करें तो ये हो जाएगा क्या, पेंटाएमीन एक्वा कोबाल्ट
थर्ड क्लोराइड, ये हो जाएगा। इसका हो जाएगा टेट्राएमीन कॉपर सेकेंड सल्फेट, इसका आईयूपीएसी होगा पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो, पोटेशियम ट्राईऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट थर्ड, ये हो जाएंगे आईयूपीएसी नाम, ठीक है ना। अब हम चलते हैं पांचवें के घा पर। हाँ भाई, पांचवें का घा कह रहा है एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्न को समीकरण सहित समझाइए। कार्बिलेमीन अपक्रिया और शिमिट अपक्रिया। तो प्रयोगशाला विधि का समीकरण देते हैं कि जब प्रोपियोनेमाइड C2H5CO NH2 प्रोपियोनेमाइड, ठीक है ना, प्रोपियोनेमाइड की क्रिया जो है Br2 + 4KOH के साथ कराते हैं तो एथिलेमीन प्राप्त होता है C2H5NH2 + 2KBr + K2CO3 + ऑक्सीजन के 4 और एक 5, जिसमें 3 निकल गए 2H2। ये हमारा एथिलेमीन बनाने की प्रयोगशाला विधि का समीकरण है, ठीक है ना। प्रयोगशाला विधि का क्या समीकरण जो आपसे पूछा गया था। इसमें कह रहा है कार्बिलेमीन अपक्रिया में जब किसी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ, जब किसी प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म तथा एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करते हैं तो तीव्र गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है, यानी कि RNH2, ये प्राथमिक एमीन हो गया, को क्लोरोफॉर्म यानी CH_Cl3 प्लस एल्कोहलीय KOH, एल्कोहलीय KOH के साथ गर्म करते हैं तो कह रहा तीव्र गंध युक्त आइसोसाइनाइड बनता है, यानी RNC प्लस 3KCl निकल जाएगा, प्लस RNC प्लस 3KCl प्लस 3H2, ये बन रहा है, ठीक है ना। एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है, ठीक है, एल्किल आइसोसाइनाइड बनता है। आगे देखिएगा तो कह रहा है शिमिट अपक्रिया कि जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्राजोइक अम्ल के साथ कराते हैं, कि जब किसी कार्बोक्सिलिक अम्ल की क्रिया हाइड्राजोइक अम्ल के साथ SaN_H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं तो एमीन प्राप्त होते हैं। जैसे कि मान लो C6H5COOH बेंजोइक अम्ल है, क्या है भैया, ये बेंजोइक अम्ल है और इसकी क्रिया हाइड्राजोइक अम्ल N3H से करवाते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, ठीक है ना, सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में करवाते हैं तो C6H5NH2, ठीक है ना, प्लस N2 प्लस CO, ये प्राप्त होता है, प्राथमिक एमीन प्राप्त होते हैं, ये एनिलीन प्राप्त हो। अगर यहाँ पर हम कार्बोक्सिलिक एस्टिक अम्ल लेते तो मेथिलेमीन प्राप्त हो जाता, ठीक है ना। तो इस तरह से आपका पांचवा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अब हम चलेंगे आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 का इसमें पूछ रहा है हार्मोन्स क्या है, इनका वर्गीकरण कीजिए, इनके जैविक क्रियाकलापों यानी कार्यों को समझाइए। तो ये आपका टॉपिक आपके आउट ऑफ सिलेबस हो चुका है, हटाया जा चुका है। इसी का दूसरा पार्ट दे रहा प्रोटीन के कार्य, जो आप प्रोटीन बहुत बार पूछा जा चुका है, उनके कार्य भी पूछे जा चुके हैं, रिपीट क्वेश्चन है। इसके अथवा में विटामिन के बारे में पूछ रहा है, विटामिन भी आपके चैप्टर सिलेबस से हटा दिया गया है, विटामिन को भी हटा दिया गया है, ठीक है। अब हम चलते हैं छठवें के खा पर। छठवें का खा कह रहा है कि प्रयोगशाला में एसीटोन बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी निम्न के साथ अभिक्रिया का समीकरण लिखिए, ठीक है ना। तो देखो अगर हम यहाँ पर डाल दें प्रयोगशाला विधि, ठीक है, तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग,
कि प्रयोगशाला में कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर प्रयोगशाला में कैल्शियम एसीटेट का शुष्क आसवन करने पर एसीटोन प्राप्त होता है। तो देखिए कैसे, CH3COO का होल ट्वाइस Ca, इसका क्या करवाना है, शुष्क आसवन करवाना है। शुष्क आसवन अगर हम करवाते हैं तो बन जाता है CH3CO एसीटोन प्लस CaCO3 हो जाता है। ठीक है ना। इसके डायग्राम, चित्र और डायग्राम यानी क्रियाविधि का वर्णन आपको चैप्टर नंबर 12 में मिलेगा। ठीक है ना। तो डायग्राम आप लोग वहां से देख लेंगे, मॉडल पेपर से देख लेंगे, आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, कहीं भी देख सकते हैं। ठीक है ना। सचित्र वर्णन की बात कर रहा था और इसकी क्रिया दिखाना है। नंबर 1 पर दिया है उसने, कह रहा CHCl3 से क्रिया क्या होगी, देखिए आइए लिखते हैं। CH3 प्लस CHCl3 गिव्स आउट, बनेगा CH3COH CCl3, क्लोरीटोन बनता है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, काफी पूछी जाती है, क्लोरीटोन बनता है। ठीक है ना। इसकी दूसरी रिएक्शन क्या दे रहे हैं, CaOCl2 यानी बुझे चूने से क्रिया करवा रहे हैं। ठीक है ना। किससे, बुझे चूने से क्रिया करवा रहे हैं, CaCl2 से क्रिया करवा रहे हैं। तो 1 मिनट। तो दूसरा है भैया विरंजक चूर्ण, यानी विरंजक चूर्ण से क्रिया करवा रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, CH3 प्लस 3CaOCl2। ठीक है ना। 3CaOCl2 कराएंगे क्रिया तो बनेगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca, कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा, प्लस आपका बनेगा CaOH का होल ट्वाइस प्लस 3CHCl3, ये हो जाएगी अब क्रिया। ठीक है ना। कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म बनकर तैयार होता है। ठीक है। अच्छा 1 मिनट, सॉरी, 3 दूनी 6 और 3 त्रिका 9, यहाँ पर 2CHCl3, क्लोरीन ज्यादा हो रहे थे। तीसरी नंबर पर था, ये था CaOCl2 से क्रिया। अब है आपकी किससे क्रिया करवाने, PCl5 से क्रिया। तो अगर हम इसकी PCl5 से क्रिया करवाते हैं तो क्या बनता है, CH3 प्लस PCl5, एरो मार्क बनेगा CH3CCl प्लस POCl3, डाइक्लोरो एसीटोन बन जाता है, डाइक्लोरो एसीटोन बन जाता है। ये था 6वें का ख। अब इसका अथवा कंप्लीट करते हैं। 6वें की खा का अथवा में कह रहा है कि अभिक्रियापूर्ण निम्न क्रियाओं को पूरा कीजिए तथा ABCD और E का नाम और सूत्र भी लिखिए। ठीक है ना। तो देखिएगा कि ये जो हमारा कैल्शियम फॉर्मेट दिया हुआ है, इसको अगर हम सॉल्व करें तो क्या होगा, HCOO का होल ट्वाइस Ca। ठीक है ना। इसको अगर हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं भैया, गर्म करते हैं तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, HCHO बनेगा और माइनस CaCO3 निकल जाएगा। कब, जब हम इसको गर्म करेंगे। ठीक है ना। अगर हम इसकी NaOH से क्रिया कराएं तो ये हमारा NaOH से अगर हम इसकी क्रिया करवाते हैं तो ये बन जाएगा क्या,
एक भाग HCOONA बनाएगा और दूसरा भाग आपका CH3OH है, ठीक है ना। तो ये हमारा यौगिक A था और ये यौगिक हमारा B है। A का नाम है, उसने कहा नाम और सूत्र भी लिखना है, तो चलो इसको बाद में दिखा देंगे, ठीक है। B हो गया, पहली अपक्रिया कंप्लीट हुई। दूसरा है आपका CH3COO का होल ट्वाइस CA, एरो मार्क के ऊपर रखा हुआ है, प्लस HCOO का होल ट्वाइस CA, ठीक है ना। तो ये क्या बनेगा, फॉर्मल्डिहाइड एसिटिल्डिहाइड बनेगा, CH3CHO, क्या बनेगा, CH3CHO। बैलेंस करें तो 2CH3 और यहाँ से CaCO3 आपका निकल जाएगा, ठीक है ना। CH3 निकल जाएगा। इसकी क्रिया अगर हम HCl से करवाते हैं, किससे करवाते हैं, HCl से, तो एल्डिहाइड है, योगात्मक यौगिक दे देगा CH3 और COH और Cl, ठीक है। हाँ जी, H आएगा, एल्डिहाइड, ठीक है। एल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। अब इसका अगर हम जल अपघटन करवा दें, क्या करवा दें, जल अपघटन 2H2O, तो माइनस का अमोनिया यानी NH3 निकल जाएगा और बचेगा क्या हमारा, बनेगा CH3 सिंगल बॉन्ड COH सिंगल बॉन्ड COOH और बैलेंस करने के लिए यहाँ पर H आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा था CAB, ये हमारा D और ये बना E। तो नाम और सूत्र लिखने हैं, तो A बराबर HCHO, ये सूत्र हो गया, और नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। B बराबर हमारा दिया है HCOONA, जिसका नाम है सोडियम फॉर्मेट। C बराबर बना है CH3CHO, जिसका नाम है एसिटिल्डिहाइड। D बराबर हमारा बना है CH3CHOHCl, एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, एसिटिल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन, ठीक। और E बराबर जो है हमारा वो बना है, आप सामने देख रहे हैं, CH3CHOHCOOH, जिसका नाम है 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल, 2-हाइड्रोक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। तो ये छठवें का खा का अथवा कंप्लीट होता है। अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 7वें के का पर। क्वेश्चन नंबर 7 का क्या कह रहा है कि हैबर विधि द्वारा अमोनिया के निर्माण विधि का, औद्योगिक निर्माण विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो ये आपको बार बार हरा लिया यार, इस क्वेश्चन ने पका डाला है, इस क्वेश्चन ने पता नहीं कितनी बार पूछा जाएगा, है ना, पागल कर दे रहा है ये क्वेश्चन, बार बार वही रिपीट करता है। ये आपका हो चुका है, चैप्टर नंबर 7 के पार्ट ए में मिल जाएगा। इसके साथ में इसकी अभिक्रियाएं जो दी गई हैं, तो कुछ अभिक्रियाएं दे दी हैं, वो मैं आपको करवा दे रहा हूँ। उसने कहा है कि AgCl से अमोनिया की क्रिया कराना है, 2AgCl प्लस 2NH3, ठीक है ना। इससे अगर हम अपक्रिया कराते हैं तो संकर यौगिक प्राप्त होता है, AgNH3 का होल ट्वाइस Cl, ये बन डाइएमिनो सिल्वर फर्स्ट क्लोराइड, ये बन। Cl2 से क्रिया, Cl2 से क्रिया दो प्रकार से होती है। पहला दे रहा क्लोरीन के आधिक्य में NH3 प्लस 3Cl, NCl3 प्लस 3HCl, ये बन जाएगा।
अमोनिया के आधिक्य में क्रिया, अमोनिया के आधिक्य का मतलब है 8Na3 + 3Cl2 gives out 6NH4Cl plus N2, सॉरी हाँ सही तो था N2। तो हम क्लोरीन के साथ यानी अमोनिया जो है क्लोरीन के साथ दो प्रकार से क्रिया करती है, एक बार क्लोरीन के आधिक्य में और अमोनिया के आधिक्य में। कोई एक दे देंगे तो भी आपका सही हो जाएगा, ठीक है ना। अगला है CuO से क्रिया करवाएंगे तो 2NH3 + 3Cu, 2NH3 + 3Cu, एरो मार्क N2 अलग हो जाएगा, 3Cu अलग हो जाएगा, प्लस आपका 3H2 बाहर हो जाएगा। ये होगी अब क्रिया, ठीक है। अब हम चलते हैं 7वें के का के अथवा पर, ठीक है, बिना किसी विलंब के। 7वें के का अथवा कह रहा है क्या होता है जब सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन के साथ अपक्रिया करता है। सोडियम थायोसल्फेट आयोडीन से अपक्रिया करता है, इसका फॉर्मूला होता है 2Na2H2O3। ये सोडियम थायोसल्फेट है, इसकी क्रिया आयोडीन से कराते हैं तो ये बन जाएगा Na2S4O6 + 2NaI, इसका नाम होगा सोडियम थायोसाइनेट, सोडियम थायोसाइनेट बनता है, ठीक है। अगला कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में गर्म क्लोरीन प्रवाहित करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में गर्म क्लोरीन प्रवाहित करते हैं तो 6NaOH + 3Cl2 गिव्स आउट बन जाएगा 5NaCl + NaClO3 प्लस आपका 3H2। ये पीले फास्फोरस को कास्टिक सोडा विलयन के साथ गर्म किया जाता है। पीला या सफेद फास्फोरस एक ही बात होती है, और जब कास्टिक सोडा विलयन मिलाएंगे तो सोडियम फास्फाइड प्लस फास्फीन बनेगा, यानी P4 + 3NaOH, एरो मार्क PH3, सबको गर्म करना है, गर्म का चिन्ह बना दीजिएगा, PH3 प्लस, ठीक है ना, PH3 + 3NaH2PO2, 3NaH2PO2, ठीक है। ये बन जाएगा आपका ये बैलेंस नहीं हो रही, थोड़ा सा गड़बड़ होगा। कास्टिक सोडा विलयन लगा हुआ है तो ये हो जाएगा P4 + 3NaOH + 3H2, ये होगा, तब जाकर के बनेगा फास्फीन। ये फास्फीन गैस हो जाएगी और ये होगा सोडियम फास्फाइड। आगे लिखा सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन गैस प्रवाहित की जाती है। सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में फास्फीन 6AgNO3, ठीक है ना, प्लस 3H2O प्लस फास्फीन के लिए PH3 प्रवाहित की जाती है तो बनता क्या है 3PO3 बनता है, आर्थो फास्फोरिक अम्ल बनता है 3PO3 प्लस 6HNO3 बन जाता है, प्लस आपका 6Ag प्राप्त हो जाएगा। ये अमोनियम क्लोराइड को बुझे चूने के साथ गर्म करते हैं। अमोनियम क्लोराइड यानी कि NH4Cl प्लस बुझे चूने का सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस, एरो मार्क CaCl2 बन जाएगा, प्लस 2NH3 बन जाएगा, प्लस 2H2O बन जाएगा, 2H2। ये हो जाएगा क्या होता है जब। आपका कंप्लीट हुआ। अब 7वें के खा पर चलते हैं। 7वें का खा देखिए, पहला है, इसमें कह रहा है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 विधियां देनी है आपको, है ना। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाने की 2 विधियां देनी है, जिसमें कि पहली विधि A नंबर और दूसरी B नंबर। पहला हेलोएल्केन से, ठीक है ना, पहला है हेलोएल्केन से, ये 3rd होगा और ये 4th होगा, ठीक है। सॉरी नंबर गलत पड़ गए थे। हेलोएल्केन से क्या होता है, जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया
ठीक है ना, KOH से कराते हैं। जब किसी एल्किल हैलाइड की क्रिया KOH से कराते हैं तो मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त होते हैं ROH प्लस KX, ये हमें मोनोहाइड्रिक अल्कोहल मिल जाता है। ठीक है ना। दूसरा कह रहा है एल्डिहाइडों के अपचयन से, एल्डिहाइडों के अपचयन से अगर हम एल्डिहाइड यानी कि RCH प्लस H2 के साथ अपचयन करा दें तो बन जाएगा RCH2OH, ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल प्राप्त हो जाते हैं। ठीक है ना। अब बनाने की ये दो विधियां हो चुकी, समीकरण हो चुके। अगला कह रहा मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना है। भैया मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल बनाना है तो देखिएगा मेथिल अल्कोहल के लिए CH3OH, ठीक है, इसकी क्रिया HI से करवाते हैं तो माइनस का H2O निकल जाएगा और बनेगा CH3I। अब इसकी क्रिया KCN से करवाते हैं तो माइनस का KI निकल जाएगा। ठीक है ना, क्या निकल जाएगा KCN और बनेगा CH3CN बन जाएगा। ठीक है, CH3CN को अपचयन करवा देते हैं यानी कि 4H तो ये बन जाएगा CH3CH2NH2, CH3CH2NH2 एथिल एमीन बनता है। अब एथिल एमीन का जल अपघटन करवाते हैं HOH तो ये बन जाएगा CH3CH2OH और माइनस NH3 निकल जाएगा, ये बन गया मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल। ठीक है। दूसरा है एथिल अल्कोहल से एथिलीन, CH3CH2OH कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में अगर हम गर्म करते हैं तो अल्कोहल का निर्जलन हो जाता है यानी जल का अणु जो है बाहर निकल जाता है और एल्कीन प्राप्त होते हैं प्लस H2O, ये हो जाएगा। ठीक है ना। अगला कह रहा है एथिल अल्कोहल से मेथिल एमीन प्राप्त करना है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं CH3CH2OH इसका ऑक्सीकरण करवाते हैं K2Cr2O7/H2 K2Cr2O7/H2SO4 और इसका करवाना क्या है ऑक्सीकरण तो ये प्राप्त हो जाएगा एल्डिहाइड CH3CHO प्राप्त होता है। ठीक है ना। इसका पुनः ऑक्सीकरण होता है और ये बन जाएगा CH3COOH। अब इसकी क्रिया अमोनिया से करवा देते हैं तो CH3COONH4 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। अमोनियम एसीटेट को अगर हम गर्म करते हैं, क्या करते हैं गर्म करते हैं तो ये बन जाएगा CH3CONH2। ठीक है ना, CH3CONH2 एसीटामाइड बनेगा जिसकी क्रिया Br2KOH के साथ करवाते हैं तो ये बन जाएगा CH2CH2NH2। ये बनाना था हमें और सॉरी मेथिल एमीन बनाना था CH3NH2, ये मेथिल एमीन प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये था आपका सातवें का खा। ठीक है। अब इसके अथवा पर चलेंगे, इसको हम साफ करेंगे। सातवें का खा कह रहा है विलियमसन संश्लेषण द्वारा डाई एथिल ईथर बनाने की विधि एवं रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखिए विधि क्या है हमारी कि कह रहा है जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड से कराते हैं, जब एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम या पोटेशियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। तो C2H5ONa प्लस ClC2H5 एल्किल हैलाइड ये सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं तो C2H5OC2H5 प्लस NaCl ये हमारा डाई एथिल ईथर प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो ये हो गई हमारी 2 नंबर का काम आपका हो गया। दूसरे नंबर पे दिया है फिनॉल से आप निम्न को कैसे प्राप्त करेंगे। तो फिनॉल से निर्माण पहला बेंजीन है, क्या करेंगे फिनॉल का सूत्र होता है C6H5OH प्लस Zn से क्रिया करवा देंगे तो ये बन जाएगा C6H6 प्लस
Zn, ठीक है ना, ये बेंजीन प्राप्त हो जाता है। दूसरा दे रहा है पिक्रिक अम्ल बनाना है, फिनॉल से पिक्रिक अम्ल बनाना है, क्या होता है OH प्लस 3HNO3, अब क्रिया करवा देंगे कंसंट्रेट H2SO4 की प्रेजेंस में, तो ट्राइनाइट्रोफिनॉल यानी कि TNP NO2 और NO, TNP ट्राइनाइट्रोफिनॉल या पिक्रिक अम्ल प्राप्त होता है प्लस 3H2O, ये पिक्रिक अम्ल है, ठीक है ना। दूसरा दे रहा है सैलिसैल्डिहाइड बनाना है फिनॉल से, तो क्या होगा देखिए, फिनॉल OH, इसकी क्रिया CHCl3 प्लस 3 के OH के साथ करवाते हैं, तो ये बन जाएगा सैलिसैल्डिहाइड, OH और CH, ये सैलिसैल्डिहाइड बन जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा सैलिसैल्डिहाइड है, क्लियर हुआ। तो इस तरह से आपका ये 7वें के खा का अथवा भी कंप्लीट होता है, और इसी तरह से आपका 2019 के 7 सेट कंप्लीट हो जाते हैं। इसके लिए अब आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट है, विनम्र निवेदन है कि अगर वीडियो पसंद आए और आपको लग रहा हो कि मेरा इनसे भला हो रहा है, तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और एक कमेंट तो भैया कर ही दीजिए कि ये है ना, इतना कंजूसी तो ठीक बात नहीं है जितनी आप लोग दिखाते हैं। एक कमेंट कर दें और अपने दोस्तों को भी बताएं, शेयर करें, जिससे उनका भी भला हो सके। ओके, थैंक यू, जय हिंद।